नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है और स्वागत है हमारे दूसरे चैनल धनंजय कुमार पर भी जो वहाँ पे उपस्थित है। देखिए एसआईआर पे बात कर रहे हैं और अब कुछ लोग आएंगे तो हो सकता है कोई कह भी सकते हैं कि अरे आपके बात करने का क्या मतलब है यार, संसद में जब बात नहीं हो रही है, विपक्ष नहीं कर पा रहा है तो। लेकिन मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाए तो भी मुझे जो सही लगता है मैं वही बोलूँ, अच्छा लगे न लगे। सुरेंद्र तंवर जी भी आ गए हैं, नमस्कार। लेकिन बोलते रहना जरूरी है, जो सही लगे। और सही क्या होता है? सही होता है जो सबको सूट करे, एक बैलेंसिंग करना होता है, एक संतुलन स्थापित करना होता है। और हमारे संविधान के प्रियम्बल में वही है, वो बैलेंसिंग है, जो न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। और ये पांचों को जब मिलाएंगे तो सभ्यता बनती है, मानवीय सभ्यता, जिसको कई लोग कहते हैं आइडियलिस्टिक अप्रोच, आदर्शवाद। आदर्शवाद कोई जो है ऐसी कल्पना नहीं है जो नहीं की जा सकती है, लाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप न्याय को जगह दीजिए सबसे पहले। इसलिए सबसे पहले न्याय लिखा गया है, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। हमारे देश में न्याय नहीं है। हजारों साल की गुलामी, हजारों साल की का शोषण, वो जातियों का भेदभाव, लिंग का भेदभाव, और वो अब तक जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय के करीब भी हम नहीं पहुंच पाए। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी फिर से एक बार। हालांकि कल कहा गया कि बहुत कम समय दिया, 10 मिनट में बात खत्म कर दी, और सुप्रीम कोर्ट की मंशा नहीं है कि चुनाव आयोग पर बात की जाए, चुनाव आयोग को रोका जाए कि भैया आप जो मनमानी कर रहे हो ये न करो। और आज देखिए क्या होता है, आज फैसला आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। क्या कहा फाइनली चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने। रात में हमारे एक साथी कह रहे थे कि ये सबके पास, सबके साथ जो है सत्ता के जो है अंतःकरण सबके सत्ता से मिले हुए हैं। वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, सबके अंतःकरण मिले हुए हैं। संविधान से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन जबकि संविधान से सबका मेल खाना चाहिए। और खास करके जब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है। उसकी वेबसाइट पर भी जाइएगा तो लिखा हुआ है। और उसकी भूमिका जो है वो नागरिकों के प्रति है, और वो ये है कि ये जो नागरिक है, पूरी व्यवस्था उसके लिए। हालांकि कल हमारे एक साथी बता रहे थे, कहीं मैं चर्चा कर रहा था तो, कि ये नागरिकों के लिए है या नागरिकों का है, आम आदमी का ये तंत्र है या आम आदमी के लिए ये तंत्र है। आम आदमी के लिए का तंत्र का मतलब होता है कि आम आदमी को कैसे कंट्रोल किया जाए, आम आदमी को कैसे अपने पीछ पर लाया जाए। ये आम आदमियों का तंत्र नहीं है। हमारे देश में जो लोकतंत्र चल रहा है वो आम आदमी का लोकतंत्र नहीं है, ये आम आदमी को कंट्रोल करने का तंत्र है। और ये खास करके हम पिछले 11 साल से तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि देख रहे हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे आप लीजिए, चुनाव आयोग है तो उसी पे हम बात करते हैं। चुनाव आयोग की भूमिका है कि निष्पक्ष चुनाव हो, विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव हो वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। पारदर्शी क्यों हो? ताकि निष्पक्षता दिखाई पड़े कि हाँ ये निष्पक्ष है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, पारदर्शिता की बात करती है। लेकिन साथ ही गुप्त मतदान की बात है कि नागरिक गुप्त मतदान करेंगे, ताकि गुप्त मतदान इसलिए करेंगे कि कोई वैमनस्यता नहीं निभा पाए। सरकार के साथ अगर उसने सरकार को चुनने में, जो सरकार अभी चुन करके आई है उसको वोट नहीं दिया, या जो सांसद चुन के आए हैं उनको अगर उसने वोट नहीं दिया, तो वो उसके साथ दुश्मनी न करे। तो ये नागरिक की सुरक्षा की बात है। गुप्त मतदान जो है वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए। हर आदमी मतदान में भाग ले जो 18 साल, जो कायदा बना हुआ कि 18 साल या उससे अधिक का जो व्यक्ति है वो चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है, अगर वो इस देश का नागरिक है, अगर वो पागल नहीं है, अगर वो दिवालिया नहीं। ये शर्तें हैं, ये 3-4 शर्तें हैं जो आवश्यक होता है कि 18 साल या उससे ऊपर की उम्र हो। पहले 21 साल हुआ करती थी, उसको राजीव गांधी जी ने कम करके 18 साल किया। तो चाहे वो 18 साल और उससे ऊपर की उम्र का व्यक्ति हो, वो व्यक्ति पागल ना हो, और वो व्यक्ति दिवालिया ना हो। ये 3 शर्त है
एक और चौथी शर्त आकर के जुड़ती है कि उसको अपराधी नहीं हो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने जहां तक वो पहुंचा, उस कोर्ट ने उसको उसके मताधिकार को छीना नहीं। क्योंकि अपराधी हैं तो कई दफा छीन लिए जाते हैं या किसी और वजह से भी छीन लिए जाते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ हो गया, मैं अभी नाम का भी जिक्र नहीं करता। लेकिन मूल है कि चुनाव आयोग की भूमिका है कि चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव में तमाम नागरिक देश के जो है वो भागीदार बने। इसलिए कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग चुनाव में शामिल हों, ये चुनाव आयोग की भूमिका है। ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए, ये चुनाव आयोग की भूमिका नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग जो भूमिका निभा रहा है, जो प्रक्रिया अपना रहा है, प्रक्रिया के अलावा जो सिद्धांतता बोल रहा है, जो प्रैक्टिकली हो रहा है, उसमें आसमान जमीन का अंतर दिखाई पड़ रहा है। और उस अंतर में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक केओस जैसी स्थिति है। चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, और मनमानी करने का भी ये नहीं है कि किस दिशा में जाएगा, किधर भी जा सकता है, वो जो चाहेगा करेगा, ऐसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बेलगाम है, उस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है, ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि कहा गया कि संविधान का कस्टोडियन है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है, कि अगर संविधान के साथ कहीं खिलवाड़ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अंकुश लगाएगी। इसका मतलब किसी को भी संविधान क्या है? संविधान नागरिकों के लिए वो ग्रंथ है। नागरिक का जीवन कैसे होगा, नागरिक के जीवन कैसे बेहतर बनेगा, नागरिक कैसे अपनी व्यवस्था को चलाएंगे, उसकी वो किताब है। तो जाहिर सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे संविधान में है वो नागरिक। इसलिए जब बोलते हैं कि प्रियम्बल को बदला नहीं जा सकता है, उसके मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, तो वो यही है मूल ढांचा। मूल ढांचा ये है कि न्याय सबके साथ हो, मूल ढांचा ये है कि स्वतंत्रता सबके लिए हो, मूल ढांचा ये है कि समानता सबके साथ हो, मूल ढांचा है कि बंधुत्व हो सबके बीच कायम, और हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाए। इसलिए उसके भीतर जो विस्तार है, जिसमें लिखा है कि जाति, भाषा, धर्म, प्रांत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता का जो अधिकार है, हर कोई समान है, हर किसी के साथ बराबर का भाव है। और वो बराबर का भाव सबसे बेहतर कहाँ परिलक्षित होता है? वो परिलक्षित होता है वोट देते समय, कि जब आप वोट दे रहे हैं तो कोई भेदभाव नहीं, उसकी मिनिमम जो योग्यता है वो सब पूरी करता है। आप किसी जगह आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसकी एक तय की गई अर्हता, हर कोई प्रोफेसर जाके नहीं बन जाएगा, जिसको मन करेगा प्रोफेसर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हर कोई हवाई जहाज पे चढ़ के नहीं घूमने लगेगा, जिसके पास पैसे हैं वो हवाई जहाज पे चढ़ेगा। हर कोई जो है वो 200 कमरे के घर में नहीं रहेगा, जिसके पास जैसा घर है वैसी स्थिति में रहेगा। लेकिन जो समता का अधिकार है कि उसमें एक ही जगह परिलक्षित होता है वोट देने में, कि हर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भाषा भाषी का हो, सब वोट देगा, सबको सरकार चुनने में भागीदार है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसमें पूरे देश की भागीदारी है, हर जाति, हर भाषा, हर धर्म, हर लिंग के लोगों की भागीदारी है। मुसलमानों ने भी वोट किया है। जिस मुसलमानों से इतनी नफरत की जा रही है पिछले 11 साल से, उनमें से बहुत मुसलमानों ने भी वोट किया है। तो किन्हीं वजह से किया, या वो वहाँ के जो कैंडिडेट है उसकी वजह से उनको पसंद हो, या पसंद हो कि अलायंस पार्टनर जो है उसकी वजह से। समझिए आप जाइए आंध्र प्रदेश में अलायंस पार्टनर बीजेपी के रहे तेलुगु देशम के नेता चंद्रबाबू नायडू, या बिहार में रहे नीतीश कुमार, या चिराग पासवान, या कोई और, तो उनके वजह से भी तो वोट दिया है। मुसलमानों ने वोट दिया है, क्रिश्चियनों ने वोट दिया है, तमाम लोगों ने वोट दिया है। तो सबकी भागीदारी है उस सरकार को बनाने में। कम ज्यादा अलग हो सकता है कि इस समाज के लोग ज्यादा लोग वोट दिया नरेंद्र मोदी को, इस समाज के कम लोगों ने वोट दिया नरेंद्र मोदी को, भी हो सकता है। लेकिन एक वोट देने का अधिकार समता का अधिकार है। लेकिन उसी पे जब कुठाराघात हो रहा हो कि कौन वोट देगा और कौन नहीं वोट देगा वो हम तय करेंगे, अच्छी बात है, तय करेंगे, लेकिन कैसे तय करेंगे, कैसे तय कर रहे हैं इस प्रक्रिया पर? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हमें आप जो कह रहे हैं कि कैसे आप इसमें जोड़ेंगे वो बताइए पूरी व्यवस्था, अगर मुझे गड़बड़ लगेगा तो मैं पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दूंगा। लेकिन लोगों की ऐसा अंदेशा है मन में कि सुप्रीम कोर्ट कोई रद्द नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट पे भी संदेह है लोगों को। क्यों संदेह है? ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल जो है पूरे सरकारी व्यवस्था पे, पूरी जिस तरह से शासन चल रहा है उस पर जाता है।
दो तीन बिंदु है। कल भी कहीं बैठे थे तो बात हो रही थी। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को इतना लेट क्यों लाता है चर्चा के लिए। कौन होंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो कहा गया कि वो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे चुनाव आयोग के कमिश्नर के चयन में, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये एलओपी तीनों होंगे। तो उसको भी कहा जा रहा है कि उस निर्णय को भी निर्णय लेने में बहुत समय लगाया गया, और फिर निर्णय लेने के बाद जब ये तय हुआ कि नहीं, कानून बना दिया गया कि कानून जो है कि वो प्रधानमंत्री अपनी पसंद के व्यक्ति को लेकर के आएंगे। ये आपत्तिजनक है। ये जो समानता का अधिकार है या जो निष्पक्षता का अधिकार है, किसी एक को तानाशाह बनाता है। क्या संविधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति तानाशाह बन सकता है? जब प्रधानमंत्री, जब ये कानून बना कि 3 लोग होंगे और उसमें से बहुमत तय होगा, तो फिर प्रधानमंत्री को ये कानून बनाने का अधिकार कैसे मिल जाता है कि नहीं, मैं जैसे चाहूंगा वैसे होगा? और जब मैं जब चाहूंगा वैसे होगा तो फिर निष्पक्षता कहाँ है? फिर चुनाव आयोग का जो कमिश्नर चुना गया संवैधानिक है, तो वो निष्पक्ष कैसे रहेगा? उसकी वफादारी तो दिखेगी प्रधानमंत्री की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी ताकत लगा के चुना है। और वही हुआ। ज्ञानेश कुमार गुप्ता हो या इसके पहले राजीव कुमार हो, क्या हुआ है? उनकी स्वामी भक्ति संविधान के प्रति नहीं है, उनकी स्वामी भक्ति नरेंद्र मोदी के प्रति है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वजह से वो चुने गए हैं कमिश्नर। तो ये जो है, अच्छा, अब चुनने की प्रक्रिया है, प्रधानमंत्री चुन सकता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग लगाया जाएगा। तो भाई, जब चुनने की प्रक्रिया ऐसी है तो निकालने की प्रक्रिया वैसी होनी चाहिए। तो इन सब बिंदुओं पर विचार किया जाना बड़ा जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट वो जगह है, संसद वो जगह है जहां विचार हो। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए कहा जा सकता है कि न्यायपालिका न्याय के लिए है। उसका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, सत्ता पर पहुंचना उसका एजेंडा नहीं। जो संसद को क्यों छोटा रखा गया, न्यायपालिका को ऊपर कर दिया गया? उसकी वजह यह है कि संसद में पॉलिटिकल वजह से वो चीजें तय हो सकती है, उसमें संविधान किनारे हो सकता है। उसमें जो समता का अधिकार है, जो अधिकार दिया गया कि आप निष्पक्ष भाव से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, वो इग्नोर हो सकता है। लेकिन न्यायपालिका में चूंकि न्याय की बात कर रहा है, न्याय नहीं छूटेगा, न्याय से कोई बिंदु नहीं छूटेगा। सबसे पहला शब्द न्याय इसलिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जब उस पर चुप्पी साध लेगी, कहानी गड़बड़ा जाएगी। वही हो रहा है हमेशा। और ये है कि भैया, अगर इस देश के बहुमत चाहते हैं कि बहुमत मतलब संविधान को भी बदला जा सकता है, एक बड़ी संख्या चाहिए उसके लिए तय है कि इतनी 2/3 कम से कम बहुमत हो आपके पास परिवर्तन करने के लिए उस तरीके से। तो वो तमाम चीजें जो है परिवर्तनशील, तो हर चीज कहा जा सकता है। इस देश के नागरिक जिसे तय कर लेगा, नहीं हमको ये संविधान नहीं चाहिए, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो बना देंगे। कौन रोकेगा भाई? संविधान है तो भी बनाए हुए हैं, उसमें है कि आप भेदभाव नहीं करेंगे। रोज भेदभाव कर रहा है, रोज बदमाशियां कर रहा है, हर जगह नंगापन दिख रहा है। एसआईआर जिस तरह से हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? किस आधार पे आप तय कर रहे हैं? आप कहीं चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि 35 लाख लोग मर गए, ये कैसे पता चला? किसने बता दिया मर गए? और जब तमाम पार्टियों से विमर्श तो करेंगे, जो भी कानून बनता है, खाली बहुमत से अगर कानून बनेंगे फिर तो अल्पसंख्यक वर्ग को इग्नोर कर देंगे। संविधान क्यों रोक देता है कि बहुमत से? क्या नरेंद्र मोदी सरकार यह कानून बना सकते हैं कि मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा, मुसलमानों को ये नहीं देंगे, 5 किलो अनाज मुसलमानों को नहीं देंगे? ऐसा कर सकते हैं नरेंद्र मोदी? क्योंकि बहुमत तो कुछ भी कर सकता है, तो क्या ऐसा करने का अधिकार है उनके पास? वो ऐसा कर सकते हैं कि बहुमत से कि नहीं, हर चीज जो है सबका नाम बदल करके हम गुजरात कर देते हैं, कोई यहाँ नहीं रहेगा, विपक्ष का आदमी नहीं रहेगा, कोई हमारी आलोचना नहीं करेगा? क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कि संविधान कहता है। लेकिन राजा अगर होते, राजा और संविधान, नरेंद्र मोदी में क्या फर्क होता है? लोकतांत्रिक सरकार होती, उसमें क्या फर्क होता है? कि सरकार राजा की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, कर सकती है। प्रधानमंत्री राजा की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री क्या है, गृह मंत्री भी राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं। कल जो उन्होंने संसद में बोला, फिर से एक बार
यही हाल रहा तो जो है आप लोग 20 साल और रहेंगे विपक्ष में बैठे हुए। अरे भाई, आप 60 साल बैठे रहे हो, विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं थे 40 साल। विपक्ष में बैठने लायक हैसियत भी तब बनी जब समाजवादियों ने आपके साथ अपने आप को जोड़ा, नहीं तो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं थे। पढ़ो इतिहास बैठ करके, हालांकि पढ़ने से तो कोई वास्ता है नहीं। और आज बैठे हुए सत्ता में तो तुम बाहर नहीं जाओगे, ये कहाँ लिखा हुआ? बड़े बड़े रजवाड़े चले गए और आप बैठे रहोगे। ये जो अहंकार है, ये अहंकार कहाँ से आता है? कौन इस अहंकार की जननी है? माँ कौन है अहंकार की? ये अहंकार आता है क्योंकि इतना बड़ा उनको हाथी मिला हुआ है। जैसे बहुत संपत्ति आ जाए तो संपत्ति आने के बाद अहंकार हो जाता है, क्योंकि उसके पास अभाव नहीं, उसको लगता है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना सब हासिल कर लिया। तो एक बड़ा वर्ग है इस देश में जिसको लगता है कि ये मुसलमान देश के लिए खतरनाक है। और ऐसे मुसलमान जो रशीदी जैसे मुसलमान तो सबके लिए खतरनाक है, पूरे देश के लिए खतरनाक है, खाली मुसलमानों के लिए खतरनाक नहीं है। ऐसे लोग जो है देश और समाज के लिए खतरनाक है, जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, जो धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं और धर्म के नाम पर सबको बांध करके बाड़े में जमा कर देते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। और चूंकि ये अधिकार हमें दिया है, नागरिकों को अधिकार दिया गया, संविधान सम्मत अधिकार दिया गया, संविधान ने कहा नागरिक इस देश का मालिक है, हमको विचार करना पड़ेगा कि हमें वो ढोंगी अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग चाहिए जो बकवास करते हैं, वो रसीदी जैसा चाहिए जो बकवास करता है, या आपको वो चाहिए जो आपको अधिकार दे कि आप अपने तरीके से सोचो, आप अपने तरीके से करो। मैं देख रहा हूँ कि जो जाते हैं कावड़ चढ़ाने के लिए, आज भी खबर आई है कि कावड़ियों के जो है बस 32 सीटर बस थी, वो टकरा गई ट्रक से झारखंड में, देवघर जा रहे हैं। उसमें अभी तक खबर है कि 9 लोग के आसपास मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हैं। कितने लोग मारे गए उसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं, लेकिन जो मारे गए वो क्यों मारे गए, इस पे सवाल है। और सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो ऐसा जो वहां मारे गए लोग पहलगांव में, वो क्यों मारे गए। अभी खबर आ रही है कि कल भी से चल रही है, कल बताया गया वो, कभी झूठ बताया गया, कभी सच बताया गया, इतना गड़मड़ कर दिया गया है खबरों को कि वहां जो अभी कहा जा रहा है कि जो उसका मास्टरमाइंड था पहलगांव कांड का, उसको मार दिया गया। सेना जो अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ और जो और दूसरे बल हैं, और जम्मू कश्मीर की पुलिस, उसका साझा कार्यक्रम चला और आप 3 आतंकियों को मार दिया। कल खबर आई कि वो पता नहीं अभी संदिग्ध है, फिर खबर आई कि नहीं संदिग्ध नहीं, उसमें से मूसा मारा गया जो मास्टरमाइंड था। यहाँ तुरंत मास्टरमाइंड हो जाता है, पहले नहीं पता चलता है। और मुझे और याद आ रहा है, अगर मैं ऐड करूँ आपको, कि मनोज सिन्हा ने कहा था कुछ दिन पहले, मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हमने आतंकियों की पहचान कर ली है। तो पहचान कर ली है मतलब उसको पकड़ के रखा था कहीं कि एकदम संसद के समय जब बहस चल रही होगी उसी समय मारेंगे। कल उस पर बहस शुरू हुई और कल आतंकियों के मारने की खबर आ गई, इसका मतलब क्या होता है? क्या आतंकी बैठे थे कि अच्छा हाँ सर हम जो है तभी हमको मारिएगा जब हम आप बहस शुरू करिएगा, या आपने प्लान करके रखा हुआ था? अगर प्लान करके रखा हुआ था तो इस देश के साथ धोखा है। सत्ता पाने के लिए आप भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब भावनाओं की नदी सूख जाएगी, तो कोई नहीं पूछेगा आपको। आज नहीं, कल नहीं, परसों वक्त लगता है, क्योंकि बड़ी आबादी है और हमारी जो आबादी है उसके भीतर ढेर सारे विषमताएं हैं। हमें संविधान में भले लिख लिया है कि किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास ढेर सारे भेदभाव होने की वजह है। सामाजिक वजह है, आर्थिक वजह है, राजनैतिक वजह है, सांस्कृतिक वजह है, धार्मिक वजह है, तमाम तरीके की वजह है कि हम पूरे देश में एक तरीके की शिक्षा नहीं दे पाए, हम पूरे देश में एक तरीके का जीवन नहीं दे पा रहे हैं, हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं। महमूदाबाद जो है वो मामूली पोस्ट के लिए, जिसमें कहीं कोई खिलाफ नहीं लिखा हुआ है, मुकदमा हो जाता है, जेल जाता है, और मंत्री जो है गालियां देता है, गलत बात करता है, लेकिन वो जमानत पे, जमानत की भी उसको जरूरत नहीं पड़ती, उस पर मुकदमा भी नहीं होता है, सुओ मोटे लेना पड़ता है कोर्ट को। ये क्या है? ये विषमता है, समानता नहीं।
न्याय के नाम पर आप समानता नहीं रहे, न्याय नहीं कर रहे। तो ये जो है संविधान के साथ धोखा है, ये धर्म के साथ धोखा है। जो पैसा ज्यादा दे रहा है मंदिर में, उसको दूसरे गेट से घुसा दिया जाता है। जो पैसा नहीं दे रहा है वो धक्के खाता रहे, वो पहुंच भी नहीं पाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान अब देखिए जो चढ़ाने जाते हैं जल, मैं तो देवघर का देख रहा था कैसे चढ़ाते हैं। उनको दर्शन भी, जिसको कहते हैं दर्शन करने गए भोले बाबा के, दिखाई नहीं पड़ते। बाहर में बाहर लगा दिया है, उसमें डालते जाइए पानी। किसी का लोटा गिरा, किसी का कुछ गिरा, बस हो गया कि हमने कर दिया नाम के लिए। ऐसे धर्म होता है, लेकिन पागलपन है दिमाग में। अब ये पागलपन दूर करने का क्या माध्यम? ये पागलपन दूर करने का माध्यम है शिक्षा। सबके लिए शिक्षा हो, वैज्ञानिक शिक्षा हो। लेकिन क्या शिक्षा होगी? हमारे देश के प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो खुद कूदने के लिए तैयार है। वो उसी पाखंड में डूबे हुए हैं। और वो उनके पाख हालांकि मैं मानता हूं कि उनके पाखंड में डूबे होने की वजह और इनके पाखंड में डूबे होने की वजह में अंतर है। वो तो सब कुछ पा करके डूबे हुए हैं। उनको पता है कि हम ये पाखंड जितना फैलाएंगे, पाखंड बड़ा रहेगा, बड़ी आबादी ऐसे ही गटर में डूबी रहेगी। वो मानती रहेगी कि हम, हमारे साथ गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि ऊपर वाला नहीं ठीक चाहता, ऊपर हमने पिछले जन्म में खराब कर्म की, और हम यहाँ पे जो है लूटते रहेंगे, मलाई खाते रहेंगे, मूर्ख बनाते रहेंगे। आप जाइए किसी भी दफ्तर में जाइए, वो रिश्वतखोरी क्यों हो रही है? अगर वो ईश्वर से उसको मानता और ईश्वर से डर लगता, अगर तनिक भी ईश्वर में बिलीव करता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी को लूट नहीं सकते। मंदिर के बगल में जो दुकान होती है मिठाई की, दूसरे चीज, देखिए कैसे लूट मची रहती है। ये क्या है? मौलाना जो है तलाक के नाम पर जो करवाता है, जो करता है, वो क्या है? अल्लाह का अगर भय होता तो महिलाओं का शोषण करता, विवाह निकाह और फलाना फलाने के नाम पे, हलाला के नाम पे। तो इस पाखंड से बचने का तरीका तो वही कहा बाबा साहब ने, शिक्षा। लेकिन हमारे देश में स्कूल किस तरह से गिर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। स्कूलों की क्या हालत है, सरकारी स्कूलों को, और सरकारी स्कूलों को जान करके ऐसा रखा गया है ताकि जो बाकी जातियां हैं, चूंकि हमारे देश में सबसे बड़ा जाति भेद है, दो बैरियर है हमारी दुनिया में। तो एक अमीरी गरीबी का बैरियर है हमारे देश में, उसके अलावा भी कई बैरियर है। अमीरी गरीबी तो है, जाति भी है और धर्म भी है। तीन बैरियर है हमारे यहाँ, तीन दीवार आपको लांघनी है। एक चौथी दीवार भी है महिलाओं के लिए, कि लड़कियों के पढ़ के क्या करें। लड़कियों को तो घर संभालना है, बच्चा पैदा करना और पति की सेवा करना है। ठेका तो हम, उनकी बेटियां जो बड़े घरों में हैं, उनकी बेटियां जो है वो दुनिया जीते, जो भिखारी जैसा जीवन जीते हैं, उनकी बेटियां जो है वो सेवा के लिए। वो धर्म ने तो ईश्वर नाराज हो जाते हैं। उनकी बेटियां अगर पढ़ लिख करके कुछ बढ़िया करेगी तो बिगड़ जाएंगी। लेकिन सुषमा स्वराज की बेटी पढ़ लिख करके बिगड़ती नहीं है। वो और दूसरे जो नेता हैं, रविशंकर प्रसाद की बेटी पढ़ लिख के नहीं बिगड़ेगी। किसी की बेटी जो उछले लेवल पे पहुंचे हुए हैं, उनकी बेटियां नहीं बिगड़ती हैं। इंदिरा गांधी नहीं बिगड़ी, प्रियंका नहीं बिगड़ी। लेकिन हमारे आपके घरों की लड़कियां जो है, उसको छूट दीजिएगा तो बिगड़ जाएंगी। ये कौन चला रहा है? किसने चलाया है? क्यों चलाया ये? तो ये शिक्षा जो है बेहद अनिवार्य है, और शिक्षा नहीं होने देना है। एक और बात चल रही है जो, और मैं कई बार मुद्दों से भटक जाता हूँ, भाव में बह जाता हूँ, कि जो एसआईआर पे चर्चा की बात है, तो कहा जा रहा है कि एसआईआर पे चर्चा, अब मीडिया में देखिए आज इसी पे चर्चा चल रही है। एसआईआर पे चर्चा जो है नहीं हो सकती है, इसलिए उसके तीन कारण बताए। सरकार इसलिए बहस नहीं कराना चाहती, और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगर इजाजत देते हैं, नियम अगर इजाजत देते हैं, तो हम बहस के लिए तैयार हैं। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह फैसला लेना होगा कि सरकार किस विषय पर चर्चा कराएगी। वहां बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, वहां चर्चा होती है। तो पहली स्थिति है कि सरकार चर्चा चाहे, दूसरी स्थिति है कि उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो, और बैठक के बाद तीसरी स्थिति है कि बहुमत से यह फैसला लिया जा सके कि इससे पे चर्चा होगी या नहीं होगी। सरकार की मंशा क्या है आपको पता है। फिर बात आती है, फिर यह कहा जा रहा है मीडिया के सूत्रों से कि तीन टेक्निकल कारण है जिसकी वजह से बहस नहीं हो सकती। और पहला ये कहा है कि ये जो चुनाव आयोग कर रहा है,
वो कोई सुधार कार्यक्रम नहीं है, ये तो प्रशासनिक कदम, तो उसका प्रशासनिक काम है, उसमें कैसे दखल दे सकते हैं? एक ये वजह बताई जा रही है। दूसरी वजह बताई जा रही है कि अगर उस पर बहस होगी तो जो विपक्ष के सवाल हैं उसका जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग तो वहां आएगा नहीं जवाब देने के लिए। तो ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह है कि कानून मंत्रालय जो है चुनाव आयोग का नोडल मंत्रालय है, लेकिन आमतौर पर ये केवल प्रशासनिक काम देखता है और नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब प्रशासनिक काम है कि नीतिगत है, यही तय नहीं कर पा रहे हैं, गीत गा रहे हैं ये। एक तरफ आप बोल रहे हो कि प्रशासनिक सुधार है, तो फिर आप जो है नीतिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते ना, लेकिन प्रशासनिक मामलों में तो कर सकते हो कि सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये जो है इसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है, जो हमारे साथी कह रहे थे कल, प्रफुल्ल कोलखियान, कि इसके अंतर संबंध, अंतर जो उनके अंतस्थल जो है वो उसमें मिले हुए हैं, अंतःकरण मिले हुए हैं, वो शुद्ध अंतःकरण नहीं। ओथ लेते हैं तो बोलते हैं कि हमारे समक्ष जो लाया जाएगा विचार के लिए लाया जाएगा शुद्ध अंतःकरण से उसका निर्वहन करेंगे वगैरह वगैरह और भी लिखा हो। तो शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध जब अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है, जब हमको ये है कि आपको आने नहीं देना है, आपके खिलाफ ढेर सारा जहर भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए एसआईआर पे चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ कि हम चर्चा करेंगे। अब एक और बात बढ़ सकती है, कई लोग कह रहे हैं कि अरे चर्चा से क्या होने वाला है यार, अब लोग चर्चा तो करा लिया वो उस पर अरे मैं भूल जाता हूँ यार, अभी जो चर्चा चल रही है संसद में, चर्चा तो करवा ली कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर पे क्या हुआ, लेकिन उस चर्चा से क्या हासिल हुआ? तो वही बोला राजनाथ सिंह ने, वही और दो बोल रहे हैं, गाली खाने के लिए चर्चा कराते हैं। लेकिन चर्चा कराने से ये होता है कि कौन देखा कौन नहीं देखा बाद में, लेकिन डॉक्यूमेंट है। आगे जब ऐसी कोई व्यवस्था आएगी जो संविधान सम्मत व्यवस्था होगी, ऐसी सरकार आएगी जिसके लिए संविधान सर्वोपरि होगा, वो सरकार बहुत सारी चीजों को बदल देगी उस आधार पर कि ये बेसिकली ये मिनट्स, हम लोग जो छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं आपके सोसाइटी में, मीटिंग्स होती है उसमें मिनट्स लिखे जाते हैं। कोई आप संस्था चलाते हैं, उसकी मीटिंग में मिनट्स लिखे जाते हैं कि क्या क्या हुआ, उस मीटिंग में क्या क्या निर्णय हुआ, कैसे कैसे बात हुई, किसने क्या कहा, डिटेल लिखा जाता है। तो जो मिनट्स है, आज के 50 साल बाद भी जब उसको पढ़ा जाएगा तो पता चलेगा कि ये जो गड़बड़ी है वो गड़बड़ी की जड़ कहाँ। इसलिए वो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। विपक्ष इसलिए कहता है कि आइए बहस करिए कि डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। सरकार इसलिए भागती है कि वो डॉक्यूमेंटेशन न हो कि कहाँ कहाँ उसने गड़बड़ियां की। ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या गड़बड़ियां हैं वो दर्ज किया जाना जरूरी है कि जब ट्रंप ने कहा 28 बार, तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आपने सीज फायर क्यों किया? 4 आतंकी कहाँ गए? हमारे लड़ाकू विमान कहाँ गए? ये जो सवाल है दर्ज हो रहे हैं, और कभी पन्ना खुलेगा और वो काला चिट्ठा जिसको बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी भागे, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। ये कानून के हाथ लंबे क्यों होते हैं? कानून है क्या? कानून यही तो है, तर्क। जिसे हमारी बॉडी सेल्स से बने हुए हैं, वैसे एक एक तर्क तर्क जुड़ता है तो कानून की किताब बनती है, और उसका मूल है वही जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है। हर चीज का मूल वही है प्रियम्बल, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा, ये 5 तत्व जो है। तो अब वो बहस नहीं चाहते हैं या बहस चाहते हैं, वो सब देख रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ये जो एसआईआर के नाम पर जो चल रहा है, अंधेर गर्दी चल रही है। आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ इसने फॉर्म जमा कर दी, वहां पता चल रहा है फॉर्म जमा ही नहीं किया उसने। जिसका फॉर्म मन किया आपने जमा कर दिया, जिसका जिसका मन किया आपने काट दिया, जिसका मन किया जोड़ दिया। ये तो बेईमानी, अराजकता है। लेकिन ये अराजकता को भले नहीं रोक पाए, लेकिन अराजकता दिखाई पड़ रही है। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब व्यवस्था बदलेगी, सत्ता बदलेगी, तो कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, तो ईमानदारी से अगर कानून काम करेगा तो इनमें से ढेर सारे लोग जेल में रहेंगे और आजीवन जेल में रहेंगे। और कभी इस समाज को, जो लोकतंत्रवादी समाज है, जो संविधान सम्मत हमारा समाज है, कभी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए, क्योंकि भयंकर अपराध कर रहे हैं और उन लोगों के प्रति अपराध कर रहे हैं लोकतंत्र की वजह से जिनके जीवन में बदलाव आया है।
आज भी आप सुनते हैं ना कि दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, दलितों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता, गरीबों को वहां तोड़ के। अभी जो दिल्ली में चल रहा है वो क्या चल रहा है? आप घर किसके तोड़ रहे हैं? गरीबों के घर तोड़ रहे हैं। दावे के साथ मैं कहता हूं कि अगर नियम के अनुसार चीजें तय की जाए तो इस देश में 90% लोगों के घर टूट जाएंगे। कम से कम 60% या घर जो है इलीगल है इस देश में। उसकी जमीन जो है सरकारी जमीन है या किसी जमींदार की जमीन है जिसने दी है, वो सब सरकार की संपत्ति। लेकिन आप कुछ गरीब लोगों को टारगेट करते हो, चाहे मुसलमान की वजह से टारगेट करते हो, दलित की वजह से टारगेट करते हो, किन्हीं और वजह से टारगेट करते हो। आप जिस जात के हो तो दूसरी जात के प्रति आप भाव रखते हो, दूसरी जात वाला आएगा कल आपकी जात के प्रति भाव रखेगा। ये संविधान के साथ धोखा है, न्याय व्यवस्था के साथ धोखा है, संसद के साथ धोखा है, इस देश के नागरिकों के साथ धोखा है, और ये लगातार हो रहा है। तो जब तक हम आप इस बात पे नहीं गौर करेंगे कि समान शिक्षा क्यों नहीं है, हम गरीबों के बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम स्कूल, मराठी मीडियम स्कूल में पढ़े, देश में दिल्ली में नहीं पहुंच पाए पढ़ने के लिए। कितने लोग अपने बच्चों को भेज पाते हैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, के जो हेड क्वार्टर है, कितने लोग अपने बच्चों को अपने राज्य की राजधानी में भेज पाते हैं। और इनके बच्चे विदेश में पढ़ के, यही ज्ञानेश कुमार गुप्ता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए। तो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएगा उसको पता चलेगा कि आरा जिला में एक जवनिया गांव है जो डूब गया, बस गया, खत्म हो गया। इनका घर कभी डूबा है गुप्ता जी का? तो जाके पैर न फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। जब मोदी जी कह रहे हैं मैं चाय बेच करके आया हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती है, उसको पीड़ा नहीं है आम आदमी की कि बर्तन मांजने वाली माएँ अपने बच्चों के लिए कितनी रोती है, किस तरह से उसके लिए काट कपट करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है, उनके मन में पीड़ा नहीं है। तो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है उसके मन में कहाँ से पीड़ा आएगी उस आम आदमी के लिए? हालांकि मैं इस बात को भी नहीं मानता हूँ कि जो हार्वर्ड में पढ़ के आया है वो नहीं करेगा। नेहरू भी बाहर से पढ़ के आए थे, बड़े घर के थे। गांधी भी बड़े घर के थे, बड़े घर पढ़ के आए थे। लेकिन गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह और मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश गुप्ता में भारी अंतर। उस अंतर को समझना होगा हमको, आपको सबको। और आपके आंखों के आगे जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जाला लगाया जाता है, लेयर लगाया जाता है, इसको पहचानना होगा। हमारे साथ ढेर सारे साथी, आज संसद में क्या बहस होती है मैं जानता हूँ, कुछ बहस नहीं वही होने वाली। मैं तुम पे थूकता हूँ, तुम मुझ पर थूको, हम सवाल करेंगे, हम थूक देंगे आप, इसके आगे कुछ नहीं है। मतलब हमारे गांव में भी पंचायत बैठती है तो ज्यादा बेहतर पंचायत बैठती है। संसद में जिस तरह से ये चला रहे हैं संसद, ऐसे संसद चलती है? हमारे गांव में मारपीट हो जाती है इस बात पे। ग्राम सभा भी जब बैठती है तो उसमें सबकी बातों को सुना जाता है। आप मानिए मत मानिए, सुनिए तो। आप सुनने को तैयार नहीं। लोकसभा अध्यक्ष टोक देते हैं, अरे आप तथ्य पे बात कीजिए। तथ्य क्या है? राजनाथ सिंह जो 55 मिनट बोला उसमें क्या तथ्य है? एक लाइन कोई तथ्य क्या बताएं कि ये तथ्य है? अमित शाह जी बोलते हैं कि जो है ऐसे ही 20 साल उधर बैठे रहोगे, इसका मतलब क्या है? लोकसभा अध्यक्ष को दिखाई नहीं पड़ रहा है? ऐसे बोलेगा मंत्री विपक्ष को कि ऐसे ही 20 साल और बैठे रहोगे? और वो भी तब जब आप जो है 50 साल बैठे रहे बाहर, विपक्ष के लायक भी नहीं रहे, तब इतना अहंकार। तो ये सब नेताओं के लिए तो है ही, राहुल गांधी के लिए भी है, दूसरे नेता है उनके लिए है। और एक और मैं दिखाऊंगा, रात शाम में दिखाऊंगा, वो जो राजा राम सिंह जी जो हैं, जो इसकी माले के सांसद हैं बिहार के, छोटी सी बात कही है, तो छोटी सी बात मतलब बहुत कम समय उनको है, उनके टाइम उस तरह से बांधा हुआ है। कितना बढ़िया है। मतलब 1.5-2 मिनट में इतनी जबरदस्त बात कही है कि आप उसको सबको सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए कि देखिए कैसे रिप्रेजेंटेटिव कैसा होता है, लोकसभा का सांसद हमारा कैसा हो, हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं फिर।